हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं एपी सीरीज़ का, जिसमें हम एपी की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि एपी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसमें ये होता है कि आपको एपी के टर्म्स गिवन कर रखी होंगी और फिर उसमें से कुछ अलग टर्म्स निकाल रखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये भी एपी में है, इसको प्रूव कर दीजिए। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रूव वाले आएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से आपके पास कोई एपी है। तो इसमें अगर आप नॉन ज़ीरो टर्म ऐड कराएंगे या सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एपी में आएगा। नॉन ज़ीरो टर्म एपी नहीं होनी चाहिए। आप ज़ीरो को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया है, तो अगर मैं 2 इसमें ऐड कराता हूँ, तो मैंने इसमें 2 ऐड कराया तो 5 प्लस का 2 7, 10 प्लस का 2 12, 15 प्लस का 2 17, 20 प्लस का 2 22, 25 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 27। तो ये भी एपी होगा। अगर ये एपी है तो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस खुद को एपी कहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यानी कि वो जो सीक्वेंस या सीरीज़ है वो एपी नहीं है। तो 12 माइनस का 7 5 आएगा, 17 माइनस का 12 इज़ ऑल्सो 5, 22 माइनस का 17 5 आएगा, और 27 माइनस का 22 5। तो डी आप देख रहे होंगे कि डी हर जगह 5 आ रहा है, तो डी सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपने लिखा है ये क्या है, एपी है। तो ऐड कराने पर जो आपको सीक्वेंस मिलता है वो भी एपी मिलता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कराएं, सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा दिया, मान लीजिए मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ। ये जो आपके पास एपी गिवन है, मैंने 4 सब्ट्रैक्ट करा दिया। 5 माइनस 4 आया 1, 10 माइनस 4 आया 6, 15 माइनस 4 इज़ 11, एंड 20 माइनस 4 इज़ 16, 25 माइनस 4 इज़ 21। अब क्या ये एपी है या नहीं है, ये कौन चीज़ बताएगी? ये बताएगा डी, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है ये एपी है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन एपी। तो 6 माइनस का 1 5 आएगा, 11 माइनस का 6 इज़ ऑल्सो 5, 16 माइनस का 11 5, एंड 21 माइनस का 16 इज़ ऑल्सो 5। तो यहाँ पर भी आप कॉमन डिफरेंस देख रहे होंगे, हर जगह पर क्या रखा है, सेम आ रखा है। तो अगर आप एपी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो जो आपकी रिजल्टेंट सीक्वेंस या सीरीज आती है वो भी क्या आता है, एपी आता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप किसी एपी में मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, एपी आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सीरीज को, मल्टीप्लाई बाई 6। ये जो सीक्वेंस है मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 इंटू 6, 10 इंटू 6, 15 इंटू 6, 20 इंटू 6। हर एक टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से, 25 इंटू 6, और ऐसे डैश डैश ये सीक्वेंस चल रहा है। तो 5 6 जा 30, 6 10 जा 60, 15 6 जा कितना होगा 90, और इस 6 20 जा 120 आएगा, 25 6 जा कितना आएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो मैं डी निकाल रहा हूँ। 60 माइनस 30 इज़ 30, 90 माइनस 60 इज़ ऑल्सो 30, 120 माइनस 90 इज़ 30, एंड 150 माइनस 120 इज़ ऑल्सो 30। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो ये रिजल्टेंट आपका सीक्वेंस आया ये भी क्या है, एपी है। ये भी एपी था, मल्टीप्लाई कराया अगर आपने नॉन ज़ीरो नंबर से, और आपकी जो सीक्वेंस बन के आया वो भी क्या है, एपी आया। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी नंबर आप लेंगे मल्टीप्लाई में, ऐड में, सब्ट्रैक्ट है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सेम ऐसे अगर आप इसको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कराएं, डिवाइड बाई 5, मैं इस पूरी सीक्वेंस को 5 से डिवाइड करा देता हूँ। यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए डिवाइड के लिए। तो जब आप डिवाइड कराएंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखा जाएगा ये, 10 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5, एंड 25 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1 2 3, 5 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 4, एंड 5 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 5, डैश। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास एक सीक्वेंस निकल के आता है, 1 2 3 4 5, जब आपने इस पूरे सीक्वेंस को 5 से डिवाइड कराया। अब अगर ये सीक्वेंस एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो 2 माइनस का 1 इज़ 1, 3 माइनस का 2 इज़ 1, 4 माइनस का 3 इज़ 1, 5 माइनस का 4 इज़ 1। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास एपी गिवन है, आप
उसमें अगर कुछ भी ऐड कराते हैं और सब्ट्रैक्ट कराते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो जो रिजल्ट सीक्वेंस निकल करके आएगा मल्टीप्लाई कराने पर या डिवाइड कराने पर या ऐड सब्ट्रैक्ट कराने पर, वो भी क्या होगा, एपी होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1/a 1/b 1/c एपी में है, तो शो कर दीजिए कि बी सी सी ए एंड ए बी आर इन एपी। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली 2 मेथड का यूज़ करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इस मेथड का यूज़ करूँगा जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि एपी में अगर आप कोई भी टर्म ऐड कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एपी आएगा। तो पहले मैं इसी का यूज़ करूँगा। वी नो दैट, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो term in AP is also a AP। हमें पता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी नॉन जीरो टर्म का AP में, तो जो हमारे पास सीक्वेंस बन के आता है वो भी क्या होता है, AP होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से टर्म लेट करी, लेट द टर्म बी ABC। मेरी जो टर्म है वो ABC है। अब ये ABC क्या है, ये 3 नंबर का मल्टीपल है। मतलब इसका ये है कि 3 × 4 × 3, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये C है। या ABC आप ये मान के चल सकते हैं 1 × 6 × 2, या ABC आपका हो सकता है 4 × 5 × 3। ABC बेसिकली कुछ भी हो सकता है, और आपने अगर ABC ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और जब ये 3 नंबर आपस में मल्टीपल होंगे, 3 4 = 12, 12 3 = 36, 6 2 = 12, 4 5 = 20, 3 = 60, तो जब आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो एक सिंगल टर्म निकल के आएगी। तो इसी वजह से ये जो ABC का 3 का मल्टीपल है, मैं इसको एक सिंगल टर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मल्टीपल होते हैं कोई भी 3 नंबर तो वो एक सिंगुलर वैल्यू जरूर देंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरी जो टर्म है वो ABC है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा इस AP से। नाउ मल्टीप्लाई ABC विथ AP। कौन सी AP, 1/a, 1/b, 1/c। इससे मैं ABC को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ABC/a, फिर ABC किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/b से, तो ये आएगा ABC/b, फिर ABC मल्टीप्लाई होगा 1/c से, तो आएगा ABC/c। ठीक है, तो A से A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा BC, AC, AB, विच इज ऑल्सो एन AP। ये भी क्या होगी, एक AP होगी, क्योंकि हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं पहले कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं पूरी AP से तो जो रिजल्ट आएगा AP में आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया ABC को, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी, कैंसिल होने के बाद जो टर्म आई वो ये टर्म आई, और ये टर्म भी किस में होगी, AP में होगी। तो ये प्रूव कराना था, तो इस तरीके से प्रूव हो गया। इसके अलावा इसे प्रूव कराने का एक और मेथड है। बेसिकली CBSE में, NCERT में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी अपनी अप्रोच ये नहीं रखते हैं, वो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो कॉमन डिफरेंस पर और जो फॉर्मूले होते हैं nth टर्म के और सम ऑफ टर्म के, उनका यूज़ करके ज़्यादा इस वैल्यूज़ को निकालते हैं। अगर ये क्वेश्चन CBSE क्लास 10th वाले करेंगे तो उनका करने का मेथड कुछ इस तरीके से होगा। वो कहेंगे कि देखो 1/a, 1/b, 1/c AP में है। ठीक है, अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहा होगा। कोई भी सीक्वेंस या सीरीज अपने आप को AP में बोलेगा, इसका मतलब ये है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, D। सो ये लिखेगा 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। यही तो होगा D। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म माइनस करा दीजिए, D आ जाएगा। सेम D यहाँ से भी ऐसे निकलेगा, तो D दोनों का सेम होगा, तो दोनों का माइनस की जो वैल्यूज होगी वो भी इस तरीके से सेम होगी। अब सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, A माइनस का B अपॉन में BA इज इक्वल्स टू B माइनस का C अपॉन में BC।
ठीक है। अब आप देखिए इधर भी अपॉन में भी है, इधर भी अपॉन में भी है, तो इधर के बी से इधर का भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा a माइनस का बी अपॉन में a इज इक्वल्स टू बी माइनस का सी अपॉन में c। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसने इधर मल्टीप्लाई कराया, c इंटू ए सी माइनस का c इंटू बी बी सी हो जाएगा। ऐसे ही ये a इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी माइनस a इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, तो ये माइनस का ए सी इधर आकर प्लस का ए सी हो जाएगा, तो ए सी प्लस का ए सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ऑफ बी सी। अब ए सी प्लस के ए सी आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू आएगा ए बी माइनस ऑफ बी सी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी माइनस बी सी होल के अपॉन में 2। ठीक है, इतना कर देने के बाद ए सी की जो वैल्यू आ रखी है वो आ रखी है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी होल के अपॉन में 2। अब अगर आप इसको ठीक से देखें तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया है। अर्थमेटिक मीन ए एम इज इक्वल्स टू होता था ए प्लस का सी होल के अपॉन में 2, और यहाँ पर जो टर्म आती थी वो होती थी बी, यानी कि बी इज इक्वल्स टू होता था ए प्लस का सी होल के अपॉन में 2, जहाँ पर बी और ए सी क्या हुआ करता था ए बी और सी। ये जो बी होता था ये बीच में बैठी हुई वैल्यू हुआ करती थी। और जब आप किसी ए पी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन निकालते थे तो वो इस तरीके से निकलता था। अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज उसका मीन अगर ये आ रखा है b इज इक्वल्स टू ए प्लस का सी अपॉन 2, तो वो सीक्वेंस या सीरीज ए पी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर किसी सीक्वेंस या सीरीज में 3 टर्म्स हैं और उसका जो मीन आया है वो इस तरीके से आया है, नेक्स्ट टर्म और उसके बाद वाली टर्म और अपॉन में 2, तो जो ये सीक्वेंस और सीरीज होगा ये ए पी होगा। सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पर क्या रखा है मीन, ये मीन का फॉर्मूला आ गया है। मीन का फॉर्मूला का मतलब ये जो टर्म है ए सी ये बीच में बैठी हुई है और इधर क्या है ए बी। कुछ गड़बड़ हुई है, ए सी माइनस का बी सी जब ये मल्टीपल होंगे, जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होना था, प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या होना था प्लस। तो जब ये प्लस होगा मीन, तो जो ये टर्म बैठी हुई है आपकी ये बीच में बैठी हुई है ए सी, और ये जो ए बी टर्म है ये इसके शुरू में बैठी है और ये बी सी टर्म है ये इसके बाद बैठी हुई है। तो इस तरीके से इन टर्म्स को लिखा जाएगा और ये टर्म्स किस में होगी ए पी में होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस टर्म को पलट भी सकते हैं, हो सकता है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बी सी कॉमा ए सी कॉमा ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस टर्म को तीनों तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप चाहे ये लिख दें ए बी कॉमा ए सी कॉमा बी सी, या फिर चाहे आप ये लिख दें बी सी कॉमा ए सी कॉमा ए बी, ये दोनों ही सीक्वेंस ए पी में हैं। और ये बात किसने बताई आपको, ये बात बताई क्योंकि एक फॉर्मूले ने, ये जो वैल्यू आई ये एक फॉर्मूले की वैल्यू आ गई। वो फॉर्मूला कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है उसने आपको बताया है कि ये एक अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन केवल ए पी का निकलता है, तो ये जो सीक्वेंस है ये ए पी में है। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉमा ए सी कॉमा बी सी आर इन ए पी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वैसे लिखना चाहेंगे तो इस टर्म को आप पलट दीजिए बी सी कॉमा ए सी कॉमा ए बी आर इन ए पी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी ए पी में है, शो कर दीजिए कि बी प्लस का सी माइनस का ए, सी प्लस का ए माइनस का बी और ए प्लस का बी माइनस का सी भी किस में ए पी में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इसका आप अप्रोच देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करूँगा। मेरी फर्स्ट टर्म ए पी की है ए, जो कि ए के इक्वल है। जो मेरी सेकंड टर्म है वो है बी, इसमें मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊँ। nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन, सेकेंड पोजीशन है इसकी। मैं से फर्स्ट टर्म मान लो ये मेरी सेकंड टर्म है और ये मेरी थर्ड टर्म है, T1 T2 T3। तो जो मेरी सेकंड टर्म है b इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1, यानी कि 2 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, b इक्वल्स टू ए प्लस का डी। c की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा a प्लस का, ये मेरी थर्ड टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस का 1 ए प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू डी, यानी कि 2d हो जाएगा। तो आपकी b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है और आपकी a की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, इनका यूज़ करके इस टाइप की इक्वेशन बनाऊंगा जिस टाइप की इक्वेशन मुझे टर्म्स में गिवन है। पहले जो मुझे इक्वेशन गिवन है b प्लस का c माइनस a, ये मुझे एक टर्म गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में। तो मैं पहले ये करूँगा, मुझे बनाना है b प्लस का c माइनस का a। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b और c को ऐड कराना पड़ेगा। ऐसे मान लेता हूँ मैं, यह है मेरी इक्वेशन नंबर 2, यह है मेरी इक्वेशन नंबर 3 और यह है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं क्या कराऊँगा, इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे कराना पड़ेगा इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस ए फर्स्ट टर्म है मेरी। ठीक है, तो b प्लस का c माइनस ए, तो मैंने इसको ऐड कराया, b प्लस का c आया माइनस ए आया। ये मैंने सारे के सारे क्या करे, लेफ्ट हैंड साइड वाले मेरे जो हैं इनमें सिर्फ वैल्यूज़ लगाई। अब मैं इनके राइट हैंड साइड वाले में वैल्यूज लाऊंगा। b प्लस का c, b के राइट हैंड साइड में क्या a प्लस का d, c के राइट हैंड साइड में a प्लस का 2d माइनस ऑफ a। तो b प्लस का c माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस का a 2a माइनस का a दैट इज a, d प्लस का d कितना आएगा 3d। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर कैपिटल A। सिमिलरली ऐसे ही मुझे एक दूसरी टर्म बनानी है, उस टर्म का नाम है c प्लस का a माइनस का b। ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, c और a को ऐड कराना पड़ेगा और b को माइनस कराना पड़ेगा। तो ये है मेरे c और a और ये है b। तो ऐसा बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 और माइनस होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 3 मेरे पास कौन सी है, c प्लस इक्वेशन नंबर 1 a माइनस इक्वेशन 2 दैट इज b इज इक्वल टू, ये तो मैंने सब लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज रखी है, मैं राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज को रखूंगा। तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज c इज इक्वल टू a प्लस का 2d है, a प्लस का 2d प्लस आएगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 का a प्लस का d माइनस इक्वेशन नंबर 1 का है a माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ आएगा a प्लस का d। ठीक है, तो यह आएगा c प्लस का a माइनस का b इज इक्वल्स टू a प्लस का 2d प्लस ऑफ a माइनस a एंड माइनस ऑफ d। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो a माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a प्लस का 2d माइनस का d दैट इज प्लस का d। तो c प्लस का a माइनस के b की आपकी जो वैल्यू आ रखी है वह a प्लस का d, ये आपकी इक्वेशन नंबर b है। ऐसे मुझे एक और टर्म निकालनी है, मेरी टर्म है a प्लस का b माइनस का c, a प्लस का b माइनस का c। इसको बनाने के लिए मुझे a और b को ऐड कराना है और c को माइनस कराना है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस का b इक्वेशन 1 प्लस का इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, तो आपको लिख लेना ये, तो ये आएगा a प्लस का b माइनस का c। इक्वेशन 1 है आपकी a प्लस इक्वेशन b की जो इधर वाली टर्म a प्लस का d आ जाएगी माइनस ऑफ इक्वेशन 3 यानी कि a प्लस का 2d। तो सॉल्व होकर के कितना आएगा, a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू a प्लस का a 2a प्लस का d माइनस ऑफ a एंड माइनस ऑफ 2d, 2a माइनस a और d प्लस का d माइनस का d, ये आएगा माइनस का d। तो a प्लस का b माइनस का c की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इन टर्म्स की वैल्यू निकाल दी है कि किस टर्म की क्या वैल्यू होगी। अब आपको इन वैल्यूज़ को एक बार देखना है, जनरलाइज करना है। तो आपकी वैल्यूज़ कुछ इस हिसाब से आ रखी हैं। एक वैल्यू है a प्लस का d, एक वैल्यू है a माइनस का d और एक वैल्यू आ रखी है प्लस का 3d। ठीक है, अगर आप इन्हें अरेंज करें कुछ इस तरीके से, a माइनस का d कॉमा a प्लस का d कॉमा a प्लस का 3d, मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ये छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू है और ये इससे बड़ी वैल्यू है।
अब मेरी ये जो टर्म्स है ना, सी प्लस का ए माइनस का बी और बी प्लस का सी माइनस ए, इनकी वैल्यूज़ की जगह मैंने ये वाली वैल्यूज़ रख दी है, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है, ये जो वैल्यूज़ है इनकी जगह मैंने ये वाली वैल्यूज़ रख दी, यानी कि जो चीज़ इन पर एप्लीकेबल होगी वो इन पर भी एप्लीकेबल होगी। अगर मेरी ये टर्म्स एपी में है तो उसका मतलब मेरी ये वाली टर्म्स भी एपी में है, ठीक है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस खुद को एपी में कह रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, यानी मेरा कैपिटल डी। अगर मैं इनको निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस, ये कितना आएगा, ए प्लस का डी माइनस ऑफ ए माइनस का डी, तो ए प्लस का डी माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ डी हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 2d के इक्वल आएगा। ये d अलग है, ये कॉमन डिफरेंस d अलग है, ठीक है। हम इस कैपिटल D की वैल्यू निकाल लें। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप कॉमन डिफरेंस ऑफ d निकाल लें इन दो टर्म का, तो ये कितना आएगा, a प्लस का 3d माइनस ऑफ ए प्लस का d आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस का 3d माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ d आ जाएगा। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस का d कितना आ जाएगा, 2d। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आ रखा है, यहाँ पर भी 2d आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए वो किस में होता है, एपी में होता है। तो ये वाली टर्म्स किस में है, एपी में है। कौन सी टर्म्स, ए माइनस का डी, ए प्लस का डी, ए प्लस का 3d किस में, एपी में है। तो आप लिख सकते हैं हेंस ए माइनस का डी कॉमा ए प्लस का डी कॉमा ए प्लस का 3d आर इन एपी। और अगर ये एपी में है तो जिनके ये इक्वल थी वो भी एपी में होंगे, ठीक है। तो ए माइनस का डी किसके इक्वल थी, ए प्लस बी माइनस का सी कॉमा ए प्लस का डी किसके इक्वल थी, सी प्लस का ए माइनस का बी कॉमा और ए प्लस का 3d किसके इक्वल थी, बी प्लस का सी माइनस का ए आर ऑल्सो इन एपी। तो ये भी एपी में होगा, ठीक है। ये एपी में क्यों होगा, क्योंकि ये एपी में है और ये इसके इक्वल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1/a कॉमा 1/b 1/c एपी में है, तो शो कर दीजिए ये जो टर्म्स हैं ये भी एपी में है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें अगर आप सेम क्वांटिटी ऐड कराते हैं तो वो जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में आएगा। तो मैं जो सेम क्वांटिटी ऐड कराऊंगा एपी में, मुझे पता है कि 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c आर इन एपी, ये किस में, एपी में है। अगर मैं एक सेम क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये ऐड करा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, ये डिवाइड करा देता हूँ, लेकिन वो क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, तो जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में आएगा। तो मैंने क्या कराया इसमें, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी। मैंने इस पूरे सीक्वेंस को a प्लस बी प्लस सी से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब ये a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c। ये भी एपी में होगा क्योंकि आपने सेम ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराई है जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। अब क्या करेंगे, अब हम सेपरेशन करेंगे डिनोमिनेटर का a अपॉन ए, मैंने सेपरेट करा इसको, ठीक है, प्लस b प्लस का c अपॉन ए। इस तरीके से डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आपको 5th-6th क्लास में पढ़ाया होगा इस तरीके से। फिर मैंने क्या करा, a और c को एक साथ लिखा, a प्लस का c और b को एक अलग लिख दिया। आप कर सकते हैं ऐसे 3 + 2 + 4 लिखो या 3 + 4 + 2 लिखो, बात एक ही है, लेकिन साइन के साथ प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस b को भी सेपरेट कर दूंगा डिनोमिनेटर में, आधा भी इधर लिखूँगा और आधा भी यहाँ पर लिखूँगा। डिनोमिनेटर सेम है तो सेपरेट करा जा सकता है। सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, a प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन सी। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा और c से c कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन ए कॉमा a प्लस सी अपॉन बी प्लस 1। कैंसिलेशन के बाद जो बचेगी वैल्यू 1 बचेगी, ठीक है, जीरो मत लिख देना है। a प्लस का b अपॉन सी प्लस 1। तो कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू बचती है वो 1 बचेगी, ठीक है, जीरो नहीं बचेगी।
अब इसके बाद आपके पास ये जो सीक्वेंस आया, अब इस सीक्वेंस में मैं अपनी तरफ से एक और चीज़ कराऊंगा, वो क्या है -1। मैं इस पूरे सीक्वेंस में -1 कराऊंगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द सीक्वेंस या फिर AP। ये जो AP है इससे मैं क्या कराऊंगा, -1 कराऊंगा। तो जब आप -1 कराएंगे तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा 1 + B + C होल के अपॉन में क्या है A -1 कॉमा A + C अपॉन में B, A + C अपॉन में भी है +1 -1 कॉमा फिर आएगा A + B अपॉन में C +1 और -1। तो ये भी AP होगा क्योंकि आपने सारी टर्म को माइनस कराया है। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1 यहाँ कैंसिल, -1 + 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ आएगा B + का C अपॉन A कॉमा A + का C अपॉन B कॉमा A + का B अपॉन C। ठीक है, तो आपको यही दिखाना था कि आपको यहाँ से ले जाकर आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना था इसका। These are in AP, these terms are in AP, hence proved। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इसको लिखना था, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन इस तरीके से है 25 + 22 + 19 और +x = 115 गिवन है और सॉल्व करने के लिए क्या रखा है। जब भी सॉल्व करने के लिए कहेगा और अगर वेरिएबल गिवन है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये AP है। 22 - 25 तो -3 आएगा, 19 - 22 तो भी क्या आएगा -3 आएगा। तो इस तरीके से जो D आ रहा है वो सेम आ रहा है हर जगह। तो गिवन सीक्वेंस हमारे पास जो सम गिवन है हमारे पास, ये किसका सम गिवन है, AP का सम गिवन है। तो आप यहाँ पर AP के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। वैसे सीरीज लिखना सही होगा क्योंकि सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस का सम। द गिवन सीरीज इज एन AP। ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है ये क्या है, AP है। और AP आपको पता है क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D -3 हर जगह सेम आ रहा है, इस वजह से। तो हम क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × D। बेसिकली हमारा जो मोटिव है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि हम पहले इसकी पोजीशन निकाल दें कि x की वैल्यू कहाँ पर, x की क्या पोजीशन होगी, उसके बाद हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल गिवन है, जो हमारे पास जो टोटल सम गिवन है दैट इज़ 115। n की वैल्यू हमें निकालनी है 2 × a, फर्स्ट टर्म इज 25 + n - 1 × D। तो D आप देख चुके हैं कि क्या रखा है, -3। तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 = 10, 0 1 कैरी 3, 230 = n और 2 × 25 आएगा 50 प्लस ये माइनस और ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये इधर प्लस से मल्टीपल करेगा तो इसको माइनस बना देगा और n - 1 × 3। ठीक है, तो 230 = n × 50, 3 × n 3n -3 आ जाएगा। अब 230 होगा n 50, यह माइनस अब अंदर मल्टीपल करेगा -3n और प्लस का 3 हो जाएगा। 50 प्लस का 3 53, 230 n × 53 -3n। जब ये ऐसे सॉल्व करेगा अंदर जाएगा तो 230 आएगा 53n -3n²। ये इधर जाएगी वैल्यू तो ये आएगा 3n²।
माइनस ऑफ 53n प्लस ऑफ 230 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसके बाद इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के बेसिकली वैसे दो मेथड है, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो जो ज़्यादा बेटर हो हम इसमें वो लगाएंगे। इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वही है कि 230 मल्टीप्लाई बाई 3 आप कर दीजिए। मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रहा हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने का प्रोसेस देखिए कि मैं इसे इसमें कैसे सॉल्व करूँगा। तो 230 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर दूंगा। 230 का फैक्टर होगा 23 इंटू 10 और 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ रहा हो, माइनस ऑफ 53n आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर आप देखिए क्या 23, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अगर आप 23 और 30 को ऐड कराते तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो दो फैक्टर मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 23 और 30 लेने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस ऑफ 53n है, तो इसको माइनस बनाने के लिए मुझे दो फैक्टर लेने पड़ेंगे, माइनस का 23 और माइनस का 30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे पास आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मैं वही चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 53n की जगह में लिख दिया माइनस ऑफ 23n एंड माइनस ऑफ 30n प्लस ऑफ 230 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3n माइनस 23। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। दूसरा इन दोनों में कॉमन है 10। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 30 और यहाँ पर 230 है, तो 10 आप जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3n। माइनस का 10 इंटू 3n क्या आएगा, माइनस का 30n। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 23। क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले दिया तो प्लस में से ये माइनस आ जाएगा, माइनस बनेगा और इज इक्वल टू आएगा 0। दो ब्रैकेट सेम है दोनों ब्रैकेट, तो यहाँ से आएगा 3n माइनस ऑफ 23, दूसरा ब्रैकेट आएगा n माइनस का 10 इक्वल टू आएगा 0 के। आपके पास n की दो वैल्यूज़ आएंगी। n की एक वैल्यू आएगी 23/3 और दूसरी वैल्यू आएगी n की 10। जब आप इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो n माइनस 3n माइनस का 23 इक्वल्स टू 0 जब होगा तो n की वैल्यू आएगी 23/3। और जब n माइनस का 10 इक्वल टू 0 रखेंगे तब माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 10। अब n क्या है, पहले आप ये देखिए, n इज अ पोजिशन। n एक पोजीशन है और फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो n है वो अपनी वैल्यू ना तो कभी 0 लेगा ना अपनी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में लेगा। तो ये तो n की वैल्यू नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि पोजीशन कभी भी अपनी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेगी इन AP। ठीक है, इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे an का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an मुझे nth टर्म निकालनी है, x है, a फर्स्ट टर्म है मेरी 25 प्लस n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 माइनस का 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 3। x इज इक्वल्स टू आएगा 25, 10 माइनस का 1 आएगा 9 इंटू माइनस का 3। तो x की वैल्यू आएगी 25, 9 3 27, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 27। तो x की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस का 27, तो x की वैल्यू आएगी 2। यानी कि जो आपने x की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अगर आपने आंसर सही निकाला है, आपके x की वैल्यू ठीक आ रखी है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला होता है ऐसे, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म मेरी है और लास्ट टर्म मेरी क्या रखी है माइनस का 2। तो ये Sn कितना आना चाहिए, 115 आना चाहिए। तो n कितनी है 10 है, 10/2, 25 माइनस का 2 दैट इज 23, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो 23 इंटू 5 कितना होगा, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11। अगर आपने x की वैल्यू ठीक निकाल लिया है तो ये जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स का, इसके हिसाब से भी आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 115 आनी चाहिए। तो 115 आ चुकी है, तो इसका मतलब आपने वैल्यू सही निकाल ली है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, x + 1 x + 4 x + 7 डैश डैश अप टू x + 28 इक्वल टू है 165 के। तो सॉल्व करने के लिए कह रहा है, सॉल्व का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ये कुछ ऐसा आएगा x + 1 प्लस ऑफ x + 4
प्लस ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस डेड एस प्लस ऑफ एक्स प्लस का 28 किसके इक्वल है, 165 के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, जो x वाले जितने भी टर्म हैं उन सबको एक साथ लिखा जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से ले लूँगा और यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा और यहाँ से लूँगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डेड एस प्लस एक्स, और फिर ये जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सारी कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखी जाएंगी। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डेड एस अप टू 28 इक्वल्स टू है 165 के। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है कि वेरिएबल्स को अलग करा है और कांस्टेंट टर्म को अलग करा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि x कितने बार आया, हो सकता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो, ये थर्ड टर्म हो x की, और ये x की कोई nth टर्म है। ऐसे ही ये हो सकता है ये कांस्टेंट की फर्स्ट टर्म है, ये कांस्टेंट की सेकंड टर्म हो, ये कांस्टेंट की थर्ड टर्म हो, ऐसे कांस्टेंट की nth टर्म हो। तो मेरे लिए ये जो पोजीशन है x की, ये पोजीशन मुझे नहीं पता है, तो ये पोजीशन में क्या मान के चलूँगा n। तो ये n पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊँ तो इसकी पोजीशन इसके आगे आ रही है। मेरा कहने का मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना आएगा 4x। तो जो इसकी पोजीशन है लास्ट वाले x की, वही वैल्यू वो यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। और इसकी पोजीशन में क्या मान के चल रहा हूँ n, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, nx आ जाएगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं लेट द पोजीशन ऑफ x प्लस का 28 बी n। जो पोजीशन है x प्लस का 28, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, nth पोजीशन है। इसकी पोजीशन से मैंने ये x की वैल्यू अलग कराई और ये 28 की वैल्यू अलग कराई, तो इस x की पोजीशन भी nth होगी और इस 28 की पोजीशन भी nth होगी। आपके समझ में आई बात। ये जो x प्लस का 28 है, मैंने इसको ब्रेक करा दिया x में और 28 में, मैंने इसकी पोजीशन nth मानी है, तो जो इसका ब्रेक हुआ पार्ट होगा उसकी पोजीशन भी n होगी, x और x की पोजीशन भी n होगी, 28 की पोजीशन भी n होगी। तो जब मैं इनको ऐड कराऊंगा x को, तो मेरे पास आएगा nx प्लस यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डेड एस 28, जो कि कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, nth पोजीशन पर। अभी nx आपकी समझ में आया ना, ये कैसे आया कि अगर आप x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कराएंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5x आ जाएगा। तो इसकी जो पोजीशन है वही पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी थर्ड पोजीशन है, इसकी फोर्थ पोजीशन है, इसकी फिफ्थ पोजीशन है। अगर वेरिएबल सेम है तो जो सबसे लास्ट वाले वेरिएबल की पोजीशन है वो इसे मल्टीपल हो जाता है। यहाँ पर लास्ट वाले वेरिएबल की पोजीशन में n मान के चल रहा हूँ, तो वही मैंने उसे मल्टीपल करा दिया nx, ठीक है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 165, और इसकी पोजीशन भी nth है क्योंकि मैं इस पूरे की पोजीशन nth मान के चल रहा हूँ। अब अगर आप इसको देखें तो ये AP है, 4 माइनस का 1 इस 3, 7 माइनस का 4 इस 3, क्योंकि D सेम आ गया। हर सीक्वेंस AP नहीं होता है, उसे चेक करने के लिए आपको D निकालना होगा। तो ये AP है, तो ये सीक्वेंस AP है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन निकालेंगे। अब इसे मैं यही छोड़ रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को। अब मैं जा रहा हूँ 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 28 को सॉल्व करने। मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, तो an के लिए फॉर्मूला होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an क्या है मेरा 28 इज इक्वल्स टू a 1 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है, d कितना रखा है 3। तो ये 28 माइनस 1 इधर जाकर बनेगा 27 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो n क्या है पोजीशन। तो आप पोजीशन निकाल चुके हैं। ये कौन से पोजीशन पर बैठा हुआ है, 10th पोजीशन पर। अगर ये 10th पर है तो इसका पार्ट 28 वाला ये भी 10th पोजीशन पर होगा, और ये x भी कितने पोजीशन पर होगा, 10th पोजीशन पर होगा। तो ये आप निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सम निकाल देना है, इस वाली सीरीज़ का सम। ये जो सीरीज़ है 1 प्लस 4 7 8 का, तो एस इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस इज इक्वल्स टू 10/2 फर्स्ट टर्म इसकी क्या है सीरीज़ की 1 प्लस लास्ट टर्म इसकी क्या है सीरीज़ की 28 होल के अपॉन में 2, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 28 प्लस 1 29 इंटू 5, 5 9 या 45, 5 या 4 कैरी 5 टू जा 10, 145 ही आ जाएगा। तो ये जो पूरी सीरीज़ है
इसका जो सम आएगा वो ये आया है 145। तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू हमारी 10 है इंटू एक्स प्लस इसका जो सम आ रखा है वो आ रखा है 145 इजिकल्स टू 165 के इक्वल है। तो 10x इजिकल्स टू क्या होगा, 165 माइनस का 145 हो जाएगा। तो 10x इजिकल्स टू कितना होगा, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 4 इज 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/10 इजिकल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। इस क्वेश्चन को करने के और भी दूसरे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ईजिएस्ट मेथड यही लगा मुझे, तो मैंने इसी से करा दिया। और भी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के।